हाय बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। क्वेश्चन मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चन। क्या क्या था लेक्चर नंबर 3 यानी सेल चैप्टर के लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम यूकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन यूकैरियोट्स? ऑप्शन ए ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी बैक्टीरिया एंड आर्की, ऑप्शन सी वायरस एंड प्लांट्स, ऑप्शन डी प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई, एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ what enables extensive cytoplasmic compartmentalization in eukaryotic cell? Option A non-membrane bounded organelle, option B presence of inclusion body, option C membrane bounded organelle, option D ribosomal complexes। पूछ रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो अब लेक्चर में देखे थे कि वो सेल ऑर्गेनली जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली थे, वैसे उनकी वजह से हो रही थी। द आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट स्ट्रक्चरल फीचर characterize the nucleus in eukaryotic cells? यूकैरियोटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं उनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? तो क्या है? जेनेटिक मटेरियल उनके निकट है। ऑप्शन बी ऑर्गेनाइज विद न्यूक्लियर एनवेलप, ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम, या ऑप्शन डी डायरेक्ट कांटेक्ट विद साइटोप्लाज्म। द आंसर इज ऑर्गेनाइज विद न्यूक्लियर एनवेलप। Beside an organized nucleus, what else do eukaryotic cell possess? Gas vacuole, complex locomotrice and cytoskeleton structure, ऑप्शन सी मेसोसोम, ऑप्शन डी क्रोमेटोफोर। तो क्या है आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाउ इज जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर्ड इन यूकैरियोटिक सेल? एज ऑप्शन ए एज अ सर्कुलर प्लाज्मिड, ऑप्शन बी inner nucleoid region, ऑप्शन सी organized into chromosome, या ऑप्शन डी floating freely in the nucleoplasm। अगर हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी की देखें तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो प्रोकैरियोट न्यूक्लियस के बारे में है। तो आंसर ये क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लांट एंड एनिमल सेल इज एक्यूरेट? क्या बोथ हैव आइडेंटिकल सेलुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी बोथ लैक कंपार्टमेंटलाइजेशन, ऑप्शन सी दे डिफर इन स्पेसिफिक ऑर्गेनली, या ऑप्शन डी ओनली एनिमल सेल हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि क्या इनके पास आइडेंटिकल सेलुलर स्ट्रक्चर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी पूछ रहा क्या इनके पास जो है वो उनकी कंपार्टमेंटलाइजेशन लैक कर रही है? नहीं, दोनों में कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है। ऑप्शन सी है कि दे डिफरेंट स्पेसिफिक ऑर्गेनली, जैसे प्लाज्मिड हो गया, प्लाज्मिड, सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और सेंट्रियोल। ये इस बेसिस पे हम प्लांट एंड एनिमल सेल को हम डिफर कर सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट स्ट्रक्चर आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल? कौन सा है वो स्ट्रक्चर जो कि केवल प्लांट सेल में मिलता है, एक्सक्लूसिव? तो क्या है? सेंट्रियोल्स एंड लाइसोसोम, ऑप्शन बी है सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ऑप्शन सी है फ्लैजेला एंड पिलाई, या ऑप्शन डी है मेसोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। तो सेंट्रियोल तो केवल एनिमल में मिलता है, तो ऑप्शन ए ऐसे चला जाएगा। अगर हम फ्लैजेला, पिलाई और मेसोसोम की बात करें, इंक्लूजन बॉडी, ये तो सारे हमारे किसके मिलते हैं? बैक्टीरिया में मिलते हैं, तो प्लांट सेल में मिलेगा नहीं। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। Which structure is present in animal cell but typically absent in plant cell? Plastid ना, ये तो प्लांट में मिलता है। सेल वॉल प्लांट में मिलता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये भी प्लांट में मिलता है। एंड ऑप्शन डी सेंट्रियोल, यस सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में मिलता है। व्हाट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी जो कि हम लेक्चर में देखे थे। तो क्या है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होता है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। हाँ, ये एब्सेंट होता है कि प्लांट सेल में मिलते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स एनिमल में भी मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली ये भी मिलता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। विच फीचर डिस्टिंग्विश प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल? ऐसा क्या है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है? तो प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो दोनों में होता है, प्लांट एंड एनिमल में। लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, नहीं, दोनों में होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सेल वॉल एंड प्लास्टिड, ये प्लांट सेल में होता है, जो कि डिस्टिंग्विश करता है हमें एनिमल से। द आंसर इज ऑप्शन सी। When was the detailed structure of the cell membrane firstly effective study? After the invention of light microscope? नहीं, जब लाइट माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर थी वो बहुत कम थी सेल मेम्ब्रेन से। इस वजह से हम सेल मेम्ब्रेन को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वही अगर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1915 में इन्वेंट हुआ तो इसकी वजह से हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ पाए। तो आंसर इज क्या होगा? ऑप्शन सी।
और भी ऑप्शन देखिए जैसे फॉलोइंग केमिकल स्टडीज इन 1920s, बिल्कुल नहीं। विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, नहीं। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। विच सेल वे आर क्रूशियल फॉर डिकोडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स केमिकल स्ट्रक्चर, कौन सा सेल था जो कि केमिकल स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल स्टडीज को पढ़ने में हमें या हेल्प किया? तो प्लांट रूट सेल पे नहीं किए थे, ह्यूमन रेड ब्लड सेल पे किए थे, ठीक है। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लिक एसिड तो होता ही नहीं है सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड्स एंड प्रोटीन, ऑफ कोर्स लिपिड एंड प्रोटीन प्राइमरी कंपोनेंट्स है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, ओनली का क्या मतलब है? लिपिड प्रोटीन होता है, और लिपिड प्रोटीन मेजर पार्ट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोजन नहीं, ये तो सेल वॉल का कंपोनेंट। तो आंसर इज ऑप्शन बी। हाउ आर फॉस्फोलिपिड अरेंज्ड इन द मेम्ब्रेन, कैसे अरेंज होता है? एज अ सिंगल लेयर विद हाइड्रोफिलिक टेल आउटवर्ड, इन मिसलीज, इन अ बाइलेयर, और ऑप्शन डी एज फ्री फ्लोटिंग यूनिट। द आंसर इज ऑप्शन सी, इन अ बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज होता है आपका सेल मेम्ब्रेन में? बाइलेयर में, ठीक है। इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हाइड्रोफोबिक टेल्स फेसेस, तो हाइड्रोफोबिक और टेल है। तो अगर हम फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं, इनमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड एंड अदर वन इज हाइड्रोफोबिक टेल। तो हाइड्रोफोबिक टेल वो क्या करता है? द एक्वस इन्वायरमेंट को नहीं, ये तो हाइड्रोफिलिक हेड फेस करता है टुवर्ड द पोलर हेड्स ऑफ द अपोजिट लेयर, द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड द आंसर इज इनर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर अगर याद करें फॉस्फोलिपिड की, तो अगर ये सर्कल है, डायग्राम तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वैसे आप जब लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। विच लिपिड इज मेंशन एज एडिशनल कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, वो कौन सा लिपिड है जो कि एडिशनल है? ट्राइग्लिसराइड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल या स्फिंगोमाइलिन। द आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉल एडिशनल लिपिड है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन द ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन, कितना परसेंटेज है प्रोटीन का? 40%, 52%, 60% या 30%? तो हमने देखा था कि रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड का जो सेल टू सेल वेरी करता है, उसके मेम्ब्रेन में कितना होगा। जैसे अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो प्रोटीन 52% होता है और लिपिड 40% होता है। वही अगर हम माइलिनेटेड न्यूरॉन की बात करें तो 80% आपका प्रोटीन होता है, 20% लिपिड होता है। तो यहाँ लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रोटीन कितना है, तो प्रोटीन ह्यूमन इरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन में होता है 52%, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन आर कैरेक्टराइज बाय क्या है? पेरिफेरल यानी एक्सटर्नल प्रोटीन। तो बीइंग टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन ना, रिक्वायर्ड डिटर्जेंट फॉर एक्सट्रैक्शन नहीं, lying on the membrane surface spanning the entire bilayer। तो मेम्ब्रेन की सरफेस पे आपका पेरिफेरल प्रोटीन होता है। ऐसे पेरिफेरल का मतलब ये होता है आउटसाइड में, तो ऑन द सरफेस यानी कि आउटसाइड में ही होगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, यानी जो इंटीग्रल इनर प्रोटीन होता है, ठीक है। लेक्चर में और अच्छे से इसके बारे में जाने थे। तो आंसर क्या? इजी एक्सट्रैक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन ना, इजी एक्सट्रैक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि इंटीग्रल बरीड होता है टोटली और पार्शियली, ठीक है। अब बीइंग अ पार्शियल और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड या लैक ऑफ इंटरेक्शन विद द लिपिड, नहीं। ऑप्शन डी, लिपिड से इंटरेक्शन इनका होता ही है। ऑन द सरफेस होता है आपका पेरिफेरल प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन क्या है? बीइंग पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो द फ्लूइड मोज़ेक मेटल वाज प्रपोज्ड इन, कब हुआ था? कब हुआ इससे पहले हम जाने किसने किया था? तो सिंगर एंड निकोलसन ने, उन्होंने कब किया था? 1972 में। द आंसर इज ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मेडल व्हाट इनेबल लेटरल प्रोटीन मूवमेंट, फ्लूइड मोज़ेक मेडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से हो रहा था? तो वो हो रहा था लिपिड की वजह से। और उनके लिपिड की नेचर कैसे थी? क्वाजी फ्लूइड नेचर। द आंसर इज ऑप्शन बी। अदर ऑप्शन देखे तो रिजिड लिपिड स्ट्रक्चर नहीं, लिपिड का रिजिड स्ट्रक्चर नहीं था, क्वासी फ्लूइड नेचर में थे वो लोग, फ्लेक्सिबल थे। स्टैटिक कार्बोहाइड्रेट एंड अटैचमेंट नहीं है, स्टैटिक नहीं था, डीएनए एंकरिंग कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर इज बी। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज अ क्रिटिकल फॉर ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन ई सेल ग्रोथ, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, ऑप्शन सी डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन सी डीएनए रेप्लिकेशन है, ऑप्शन डी सेल डिवीजन। तो ये पूछ रहा है कि जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी है उनका फंक्शन क्या क्या है। तो हमने 5 फंक्शन देखे थे ना, उनमें से एक कौन सा फंक्शन इसमें है?
जो नहीं होना चाहिए। तो आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में आपका मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं है, जबकि आपका प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम है, वहां पर रोल होता है। तो यूकेरियोट्स में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी अलाउज, क्या अलाउ करता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, नाम से लग रहा है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, वो क्या अलाउ करता है? फ्री पासेस टू ऑल द मॉलिक्यूल, बिल्कुल नहीं। अनरिस्ट्रिक्टेड आयन मूवमेंट, ऑप्शन सी है कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, या ऑप्शन डी ओनली आउटवर्ड मूवमेंट। ये तो क्वेश्चन से हमें आंसर, अगर कॉमन आईक्यू लगा आपने, मतलब कॉमन सेंस, तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस, मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल नहीं। तो ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन है नो एनर्जी रिक्वायरमेंट और एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन, नहीं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में वाटर मतलब एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द आंसर इज ऑप्शन सी। अब पूछा सिंपल डिफ्यूजन इन्वॉल्व मूवमेंट, क्या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नहीं। ये तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूजिंग कैरियर प्रोटीन, नहीं। कैरियर प्रोटीन आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में होता है। ऑप्शन सी अमॉन्ग द along the concentration gradient, that is high concentration to low concentration. The answer is option C. Osmosis specifically refers to option A active transports of ion, option B diffusion of neutral solids, option C water movement through a semi permeable membrane, option D protein assisted glucose transport. तो osmosis एक तरह का diffusion है जो कि हम वाटर के लिए कहते हैं। The answer is water movement through a semi permeable membrane. ठीक है। Now Why do polar molecule require carrier protein? Polar molecule carrier protein क्यों रिक्वायर करता है? अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन वन है दे आर रिपेल्ड बाय हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन बी है दे बाइंड इरिवर्सल टू फोस्फोलिपिड, ऑप्शन सी है दे डिग्रेड इन द एक्वस एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी दे आर टू स्मॉल फॉर मेम्ब्रेन पोर्स। अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसका हम इसे पता कर सकते हैं कि जो फोस्फोलिपिड के जो पोलर हेड होते हैं, तो पोलर यानी चार्ज, और अगर मॉलिक्यूल भी चार्ज है तो चार्जर वैसे भी रिपेल करेगा, तो इससे हमें कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन ए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स मूव सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ना यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ओनली, नहीं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का इसमें कौन सा फीचर है? तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कि लो कंसंट्रेशन को हाई कंसंट्रेशन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर ऑप्शन इज, द आंसर इज ऑप्शन सी। ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रॉल, पेरिफेरल प्रोटीन या एटीपी हाइड्रोलाइसिस, या ऑप्शन डी ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड द आंसर इज एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी का रिक्वायरमेंट होता ही है। फिर बोला कि एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑक्सीजन डिफ्यूजन, ग्लूकोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर वाटर ऑस्मोसिस। एग्जांपल ऑफ एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप। द ग्लाइकोकैलिक्स इज अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर इन्वॉल्व माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सेल वॉल इन प्लांट या बैक्टीरियल सेल इन्वॉल्व। इम्पैलियन कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब है कि जो पिछला जो भी लेक्चर देखा था उसमें बात करें तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पढ़ा था? सेल इन्वॉल्व बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, जो कि और तीन पार्ट्स में होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है। मेम्ब्रेन सिमेट्री इज एविडेंस्ड बाय रैंडम प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल इनर स्लैश आउटर लेफलेट composition, option C polar head facing inward, ऑप्शन डी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल जो एविडेंस मिला था उसमें सिलेक्टिव परमिएबिलिटी की वजह से मिला था कि इनके जो मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन थे वो एसिमेट्री थे मेम्ब्रेन पे। हायर एजुकेशन में अगर हम देखेंगे तो यही है आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, कौन सा फैक्टर है जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को अफेक्ट नहीं करता है? ऑप्शन है टेम्परेचर, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, ऑप्शन सी लिपिड सैचुरेशन, या ऑप्शन डी डीएनए लेंथ। तो टेम्परेचर से तो मेम्ब्रेन आपका डी नेचर हो जाएगा, तो अफेक्ट कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल कंटेंट अगर हाई होगा तो बैरियर का काम करेगा। फोस्फोलिपिड सैचुरेशन, अगर फोस्फोलिपिड सैचुरेट हो गया तो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। डीएनए लेंथ का क्या काम भाई? डीएनए लेंथ का फ्लूइडिक मटेरियल से क्या काम? कोई जेनेटिक कंट्रोल तो नहीं होती है आपके मेम्ब्रेन पे। सो आंसर इज ऑप्शन डी। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन मेम्ब्रेन इज एनर्जी स्टोरेज, सेल रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी आयरन ट्रांसपोर्ट, या ऑप्शन डी एंजाइम कैटलिस्ट। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है इसमें? सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन बाय, क्या है? रिक्वायर एनर्जी, नहीं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है। मूविंग अगेंस्ट ग्रेडियंट, नहीं।
ग्रेडियंट के अलोंग ही मूव करते जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और यूजिंग कैरियर, ऑप्शन सी यूजिंग कैरियर चैनल प्रोटीन। हाँ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका कैरियर या चैनल प्रोटीन का यूज करते हैं क्योंकि वो पोलर होते हैं, चार्ज होता है, इस वजह से। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ which organism possesses a non-living rigid cell wall outside the plasma membrane? Option A animal and protist, option B है fungi and plant, option C है bacteria only and option D all eukaryotes। तो सेल वॉल कहाँ मिलता है? ठीक है, तो ऑल यूकेरियोट्स में मिलता नहीं क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल मिलता नहीं है। बैक्टीरिया ओनली, केवल बैक्टीरिया में नहीं, केवल बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। फंजाई एंड प्लांट्स, एनिमल एंड प्रोटिस्ट, सो द आंसर इज फंजाई एंड प्लांट्स। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेल वॉल बिसाइड प्रोवाइडिंग शेप? शेप के अलावा और क्या फंक्शन है? एटीपी सिंथेसिस में सेल वॉल का कोई रोल ही नहीं है। जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज में बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ऑप्शन सी। एलिगल सेल वॉल कंटेन, क्या कंटेन करता है? काइटिन, ग्लूकोन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, गैलेक्टोन, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पेप्टिडोग्लाइकन एंड लिपिड, या ऑप्शन डी हेमिसेलुलोज एंड कोलेस्ट्रॉल। तो एलिगल सेल वॉल क्या कंटेन करता है? सेलुलोज, गैलेक्टिन्स, मैनिन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, in non-algal plant the cell wall primarily consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein। कौन सी सेट ये आंसर है? तो ऑप्शन ए सही है। नाउ विच सेल वॉल लेयर इज केपेबल ऑफ ग्रोथ इन यंग प्लांट सेल? कौन सा जो सेल वॉल का लेयर है जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है? तो प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल्स वंस दे गेट मैच्योर दे आर रिप्लेस सेकेंडरी सेल वॉल। तो आंसर इसका क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। which where is secondary cell wall formed related to the primary cell wall? Outside the primary wall, between the plasma membrane and the primary wall, on the inner side toward the membrane of the cell as a replacement from the primary wall। नहीं, primary wall का replacement से तो secondary cell wall नहीं बनता है। outside the primary wall भी नहीं बनता है। तो आप लेक्चर को याद रखें तो उसका नोट्स को, तो क्या बनता है? between plasma membrane and primary wall या on the inner side towards the membrane of the cell, then side between plasma membrane and the, ठीक है। The middle lamella primarily consists of cellulose fiber, calcium pectate, hemicellulose matrix, या ऑप्शन डी ग्लाइकोप्रोटीन। The answer is calcium pectate। मिडिल लेमला किससे बनता है? कैल्शियम पेक्टेट से। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिडिल लेमला? मिडिल लेमला का फंक्शन क्या है? Provide structural support to the individual cell, option B synthesize the new wall material, option C hold neighboring cell together, या ऑप्शन D act as a permeability barrier। तो सेल वॉल का फंक्शन मतलब मिडिल लेमला का फंक्शन क्या है? synthesize new wall material but hold neighboring cell together। बी एंड सी बोथ करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम टेक्स्ट पे जाएं तो आंसर इज ऑप्शन सी। सेल डिवीजन में ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था, structure that may transport the cell wall and middle lamella to connect neighboring cell are called mesosome, plasmodesmata, pili और desmotivio। तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो आपको दो नेबरिंग सेल को कनेक्ट करता है बाय ट्रांसपोर्टिंग सेल वॉल एंड मिडिल लेमला? दैट इज ऑप्शन बी प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं ख़त्म। ठीक है, थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अगले क्वेश्चन मनी सीरीज में।